इन प्रेज ऑफ कोलिशन एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, जिसमें मेरा मानना है कि भारत अपने आप में एक कोलिशन है। भारत का विचार कल्चरल कोलिशन है, रीजनल कोलिशन है, लिंग्विस्टिक कोलिशन है, फूड कोलिशन है, वर्शिप कोलिशन है। जहां ढूंढिए हर राज्य का एक कोलिशन का कैरेक्टर है जो आगे बढ़ता हुआ केंद्र तक करके उसकी नियति तय करता है। लेकिन जैसे आपने हिच दिया, मैं उसको 2 बार सुना दोबारा से जी, पहले पार्लियामेंट में भी सुना था लेकिन अभी दोबारा से सुना, तो जो आपका रेस्पॉन्स था ना उसमें लगा मुझे कि केवल आपको नारी वंदन अधिनियम से नहीं भाई, आपको मैं स्पष्ट करूं, मुझको उससे नहीं है। मुझको लगता है ना कि इन दिनों मतलब बिल की जो आत्मा है उससे परेशानी हो तो समझ आती है। नहीं, इन लोगों ने इस बीच में जितने भी बिल्स के नाम रखे, माफी के साथ कहता हूं, बिल्स ऐसे होना कि वो पॉपुलर तुरंत हो जाए। अभी उन्होंने मनरेगा को किया है वी राम जी, कुछ किया। मैं देख रहा था कि हमारे मिनिस्टर साहब शिवराज सिंह जी बिना कागज देखे बोल ही नहीं पा रहे थे। मैंने हंसते हुए हास्य में कहा भी कि साहब नाम छोटा रखते ना, और कि तुरंत में आ जाए। आप ये लंबा लंबा नाम रख देते हो, कोई मिनिस्टर नहीं ढंग से बोल पाता है, ब्यूरोक्रेट उसका एक ऐसा एक्रोनिम बना लेता है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। वो ब्यूरोक्रेट्स भी उसी तरह से करते हैं, वो राणा के चेतक हैं। हमने वही कहा, पुतली से पहले मुड़ जाते हैं। इसलिए ये कभी भी संभव है हमारे देश में। आसान शब्द नहीं है क्या हमारे पास? जो वही बात मैं कह रहा हूं, जो चीज आसानी से समझाई जा सकती है। हमारे एक शिक्षक थे, उसके बारे में मैं एक लाइन हास्य में कहूंगा। उनके बारे में यह मशहूर था कि आसान से आसान टॉपिक उनको दे दो, वो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। पढ़े लिखे होने की निशानी। हाँ, वो इतना कॉम्प्लिकेट कर देते थे। और इंटरेस्टिंगली मैं एमए का छात्र था, तो उनके पढ़ाई हुई चीज को बाद में मैं अपने क्लास में दोस्तों को पढ़ाता था, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया, ऐसे क्यों नहीं समझा देते। तो वो क्या है ना, कई दफा कई लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि जितना कॉम्प्लिकेट करोगे आपकी एक्सेप्टेंस उतनी बढ़ेगी। नहीं, जैसे इस सब्जेक्ट पर चलें, वैसे भाषण के एक आखिरी हिस्सा भी बहुत चर्चा में रहा आपका, कि जब आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता से ख़त्म किया और ठाकुर का कुआं पढ़ा, जिसको मैं सुन रहा था कि मुझे कोई विवाद उसमें नहीं लगा क्योंकि आपने उसको 2 बार क्लैरिफाई भी किया। लेकिन ठाकुर का कुआं में क्या है? ये ठाकुर का कुआं तो वैसे जिंदा है ना? नहीं, मैं तो देखिए सीधी सी बात कह रहा हूँ, उस पर इतना उस वक्त हुआ, लिखा गया। मैं मानता हूँ कि प्रेमचंद की कहानी थी और वाल्मीकि जी ने उस पर कविता लिखी। मेरे स्वयं के अंदर एक छात्र ने पीएचडी की है इस तरह के लिटरेचर पे, जिसमें वाल्मीकि जी का काफ़ी लिटरेचर है, और मैंने उसको आधिपत्य समझाने के लिए किया था। ठाकुर का कुआं मतलब आधिपत्य समझाने के लिए। और बाद में बहुत दुख हुआ कि कई मेरे दोस्तों ने भी मुझसे कहा, अरे तुम्हारी तो वोकैबुलरी, तुम्हारे पास तो और इतना। मैंने कहा देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आहत हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी को भी, 2 व्यक्ति भी मेरी किसी बात से आहत हो, जैसे इस इंटरव्यू में आपको अगर मेरी किसी बात से आहत होंगे, तो ये मेरे लिए कतई गर्व का क्षण नहीं होगा, मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या इस देश में, जैसे अगर मैं ब्राह्मणवाद की बात करूं, ब्राह्मण नाराज क्यों होगा भाई? ब्राह्मणवाद तो किसी में भी हो सकता है। ब्राह्मणवाद कोई कास्ट से रिलेटेड वही, लेकिन वो जो एक, माफ कीजिएगा, आधुनिक हम हो रहे हैं, लेकिन एक लेवल पे हम उतनी ही तेजी से पीछे जा रहे हैं। और ये आधुनिकता और मध्ययुगीन चीजें एक साथ चल रही हैं। और जो, जैसे मैंने सच्ची रामायण पढ़ी, यहां रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन मुझे डीएमके, एआईडीएमके के साथियों ने बाद में तमिलनाडु के अखबारों की कटिंग भेजी। तो क्यों हम कल्चरली एक जैसा नहीं सोच सकते हैं? बाय एंड लार्ज पेरियार तो नेशनल आइकन है, आप उनकी हर बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। नेहरू की हर बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, नेहरू से लेकर ईश्वर की हर बात से सहमत नहीं हो सकते हैं। हिंदुइज्म में लेकिन हर महापुरुष में, हर ऐसे व्यक्ति में जिसने समाज में एक छाप छोड़ी है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जिस पर विवेचना और विश्लेषण जारी रहना चाहिए। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे जानकारी मिली, पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, कि आपने जब ये कविता पढ़ी तो आपके पास एक और कविता थी आदम गोडवी साहब की। आदम गोडवी मेरे पसंदीदा लोगों में से हैं।
आपको बिल्कुल ये नहीं पता कहाँ से चला आपको ये कहीं मैंने इंटरव्यू में बोला नहीं, कि मुझे हाँ, नहीं पता, लेकिन जानकारी हाँ, मिली। मेरे कौन पास सी थी कविता वो थी कविता आनंद बनेवी थी की? क्योंकि वो पार्लियामेंट तो नहीं है ये। नहीं, वो कविता थी, बेहद खूबसूरत कविता है, चमारों के गली में हाँ, ले चलो। चमारों की गली में, लेकिन चूंकि उस शब्द के एक्सपंज हो जाने का खतरा था, क्योंकि आमतौर पे वो एक्सेप्ट नहीं होता है पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में, तो मैंने उसे खारिज कर दिया था कि नहीं, इसे नहीं पढ़ा जाए। अब पार्लियामेंट में तो शेर में झूठ बोल दे तो भी एक्सपेंस हो जाता नहीं, वो तो मैं कई दफा देखा हूँ, एक्सपंज होने की कहानी बहुत अद्भुत है। थैंकफुली मैं अब तक मेरे भाषण का कोई हिस्सा एक्सपंज नहीं हुआ है। है। नहीं, नहीं, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री का भाषण एक्सपेंस नहीं, करवाते हैं। उसमें भी देखिए, मैं एक बात कहूँ, सर ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मैं हाँ, पार्लियामेंट 40 साल कवर किया। मैं 2018 की ये घटना है, और संभवतः जो व्यक्ति उस समय में हरिवंश जी के समक्ष चुनाव लड़ रहे थे, संभवतः उन्हें आज कर्नाटक का पीसीसी चीफ बनाया गया है, बीके हरिप्रसाद। बीके हरिप्रसाद हमारे पुराने मित्र हैं। हाँ, तो उनके नाम में भी हरि है और हरिवंश जी के नाम में भी हरिवंश हरि जी के है। नाम। तो पीएम आए, और पीएम जाहिर है जब स्वतः स्फूर्त बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता, तो कई दफा वो आवेग में बह जाते हैं, और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही जो मुझे, और मेरा उस समय में 3 महीना भी नहीं हुआ था। 18 में तो आपने हाँ, किया। अप्रैल में आया था। अप्रैल में आए हैं शायद आप। ये जुलाई अगस्त की घटना होगी, मॉनसून सेशन की। तो मैं अचंभित हुआ, सीपीएम के दोस्त साथियों से बात की, मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल बाद कोई जब पार्लियामेंट में रिसर्च करेगा स्पीच की, तो उसे ये बेतुका लगेगा अच्छा नहीं कि लगेगा। पीएम ने, तो मैंने और मुझे, मैं धन्यवाद उस समय के चेयरमैन का भी देना चाहूँगा कि उनको आइडिया था कि मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस बात का है, लेकिन उन्होंने मुझे मौका दिया, कर्टेल नहीं किया। और अगले दिन एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक, सबने छापा, एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा देखिए, आज आप नहीं मानिएगा, बट आई हैव डन माय पीएम अ फेवर। रिकॉर्ड में अब वो चीज नहीं है कि आज से 15 साल बाद उसको कोई अगर सवाल खड़ा कोई करे। उस पर सवाल खड़ा करे, उसको कोट करे, और ये कहे कि इस देश की राजनीति में एक ऐसा क्षण भी आया था जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद के उच्च सदन में हुआ था। लेकिन आपने तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर भी ऑब्जेक्शंस किया। देखिए, वो मुझे बहुत, एक बात आपके साथ मैं कहूँ इसको वेरी ऑनेस्टली, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या थर्ड फ्रंट, मुझको लगता है ना कि प्रेसिडेंट के स्पीच लिखने की ये परिपाटी बदलनी चाहिए। सरकार अगर का स्टेटमेंट। हाँ, मुझको लगता है कि थोड़ा बदलाव इसमें हम कर सकते हैं एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी, कि गवर्नर का एड्रेस सिर्फ सीएम की कैबिनेट का रिकमेंडेशन ना हो, या ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एड्रेस उनको कम से कम इतनी स्पेस हो कि अगर वो टेलीविजन पे अगलगी देख रही हैं, भूखमरी देख रही हैं, तो उनका अभिभाषण शमशान में विवाह का गीत ना लगे। ये किया जा सकता है। गंभीर टिप्पणी है। और उस आदमी से जो किसी समय इंडिया ब्लॉक का या अपोजिशन का डेप्टी चेयरपर्सन का मेंबर वो भी हो, कैंडिडेट भी हो। देखिए, उन सब चीजों में आपका अपना दखल नहीं होता। हालांकि मैं उस पद के लिए, मेरे अंदर कभी लालसा नहीं रही। मुझे लगा कि वो एक ऐसा पद है जो आप वहां चले गए तो बोलने के अधिकार से आप वंचित हो गए। अब आप सिर्फ दूसरों को बुलवाओ, उनका वक्त देखो, घंटी बजाओ, बैठ जाओ। ये इसके अलावा मैं थोड़ा सा लालची आदमी हूँ। हाँ, बताइए। हो सकता है, मैं चाहता था कि बात खत्म करें, लेकिन आपने ऐसा इशू छेड़ दिया। पद को लेकर आपने कहा गवर्नर को या प्रेसिडेंट को स्पेस होना चाहिए। सारा झगड़ा ही आजकल ये चल रहा है। गवर्नर के जो पावर यूज़ करने की जो डिबेट शुरू हुई है, और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर्स, और जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से लेटर भी भेज दिया रेफरेंस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी दे दिया, और बिल्स को लेकर जो सारे झगड़ा हुआ, तो आप जैसे लोग तो खतरनाक साबित होंगे यदि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को और स्पेस दे दी जाए। नहीं, खतरनाक की बात नहीं है ये मतलब शब्द मैं नहीं, मेरे आप आत्मा के हिसाब से पूछ रहा हूँ। मुझे इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर। देखिए, जिस दिन हमारी डेमोक्रेसी को अपनी मैच्योरिटी का और एहसास होगा, उस दिन हम इस तरह की चीजें बदल सकते हैं, और बदलना चाहिए। जैसे मैं एक छोटी चीज, अभी आपसे बातचीत करते हुए ख्याल आया,
राज्य में अधिकांश राज्यों में वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल का। गवर्नर्स करते अब क्या है ना कि अगर विश्वविद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है, वीसी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं या टीचर सफर कर रहे हैं, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, लेकिन वीसी के चयन में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ये मेरा मानना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। देखिए, जिससे अकाउंटेबिलिटी सीख करते हैं, इन प्रिंसिपल बात कीजिए ना मुझसे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट मोर पावरफुल और गवर्नर शुड बी मोर पावरफुल। नहीं, देखिए, गवर्नर के पद को लेकर के तो मुझको लगता है कि शायद एक एहसास हम सब के बीच में हो, कंसेंसस बिल्ड हो टू डू अवे विद दिस। डू अवे विद दिस। यस, जैसे कि प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे चूंकि फौज से भी एक रिश्ता है, उसके बारे में काफी सोच हेड ऑफ समझ द के, स्टेट। हाँ, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं, लेकिन गवर्नर के बारे में जो दिक्कतें शुरू हुई थी 70 के दशक में, अब वो अवसाद का रूप ले चुकी है, महारोग हो गया है। मतलब गवर्नर का मतलब होता है रोड ब्लॉक। गवर्नर के यहाँ फाइल गई तो लौट के आएगी, मतलब अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स की मैं ये गाथा कह रहा हूँ। हाँ, उसी को चाहे किसी की सरकार रही हो, ये मैंने देखा है। तो मेरा मानना है कि या तो एक ऐसा फंक्शनिंग मोडालिटी तय हो जिसमें गवर्नर के पास अगर एक या दो बार के बाद उनको अंततः हस्ताक्षर करने हो, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। सर, फंक्शनल मॉडलिटीज पर तो बहुत बात होती है, सरकारिया कमीशन में हुई, हाँ। पुंछी कमीशन में हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चर्चा की, केशवानंद केस में चर्चा हुई, बम्बई केस में चर्चा हुई, वो सब हो गया। लेकिन इन प्रैक्टिकल हम वैसे नहीं जीते हम। अच्छा, ये सबके साथ है, जो आपने कहा सब सरकारों के साथ है। तो जब हम सत्ता में होते हैं तो हम दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं। आज हम गवर्नर्स को दूसरे तरीके से देखते हैं। आपकी सरकार हो जाए, मनोज जी प्रधानमंत्री हो जाए, तो फिर मैच्योरिटी इस बात में है कि जब आप सत्ता में हो तब भी वही विचार रखें जो विपक्ष में आपके विचार थे। लेकिन ये तो रोज बदलता है। आप पता नहीं कौन से, उम्मीद करिए, आप शायद पुराने जमाने के लोगों में से, या मैं कुछ गलत समझ। नहीं, वो नहीं है। मेरा मानना है कि शायद हम सबको ये करना होगा एक दिन बैठ करके। आपने चेयरमैन की बात की, हरिवंश जी की बात की। हरिवंश जी की बात नहीं कर रहा पर्सनल, लेकिन पिछले दिनों में जो पार्लियामेंट बिहेवियर हुआ है, हमारा पार्लियामेंट्री बिहेवियर, वो तकलीफ नहीं देता आपको? चेयरमैन्स की जो पोजीशन है या पार्लियामेंट में जो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में जो बिहेवियर है, ये आपको तकलीफ नहीं देता? नहीं, बहुत तकलीफ दे है। मैं शायद उन पार्लियामेंटेरियंस में से हूँ, कई और लोगों के साथ, जिनको एडजर्न होना बहुत बुरा लगता है जी। ये मेरे लिए मेरी यूनिवर्सिटी का क्लासरूम था। जैसे क्लास जाऊं और अगर स्टूडेंट्स ने कह दिया मास बंक है, कभी कभी होता था, कभी कभी होता था, रेयरली, तो बुरा लगता था कि इतनी तैयारी करके आए और क्लास नहीं हो रही है। वो फीलिंग वहाँ भी होती है। और ये मैंने देखा है कि बीते 10-12 वर्षों में पार्लियामेंट में ट्रेजरी और अपोजिशन वो बहुत ज़्यादा एडवर्सेरियल हो गया। मतलब एडवर्सेरियल भी होते तो शायद ये शब्द चल जाता, वो एनिमिटी वाली चीजें आ गई हैं। वोकैबुलरी भी कमोबेश वैसी हो गई है। वोकैबुलरी फर्स्ट स्टेप होता है, मैं समझता हूँ। ये तो मैं हमेशा से मानता हूँ। आज आपका अगर चुनाव, बंगाल में चुनाव पश्चात हिंसा देख रहे हैं, तो शुरुआत शाब्दिक हिंसा से होती है। वही कह रहा हूं, शाब्दिक हिंसा वास्तविक हिंसा को जन्म देती है। और मैं समझता हूँ शाब्दिक रूप से हम अत्यधिक हिंसक हो गए हैं। मतलब एक बड़े वर्ग को वो लीडर अच्छा लगता है जो सामने वाले को कह दे बैठ जा, अबे तू बैठ, अबे तू बैठ, जो अपनी पार्लियामेंट की लैंग्वेज नहीं थी। मैंने बहुत सारे पुराने विजुअल्स देखे हैं, बल्कि कई दफ़ा कह चुका हूँ। नेहरू की वन ऑफ द फाइनेस्ट छोटी सी बायोग्राफी जो लिखी गई सबसे शुरू में, वो हिरेन मुखर्जी ने लिखी। नेहरू के मुखर मुखर्जी को समझते हैं आप? हिरेन मुखर्जी कौन? मैंने पार्लियामेंट घुसा था तो सबसे पहले उन्हीं की स्पीच पढ़ी थी। बायोग्राफी से ज्यादा यदि हिरेन मुखर्जी और वाजपेयी के बीच में जानता हूँ जो पत्राचार है और जो पूरा मंदिर, मेरे कमरे के रैक में जब मैं पार्लियामेंट मेंबर डिक्लेयर, सोच भी नहीं सकता कि हिरेन मुखर्जी और वाजपेयी के बीच में जब मैं डिक्लेयर हुआ मेंबर, नामित हुआ, तो पहली चीज मैंने की पार्लियामेंट से मंगा करके हिरेन मुखर्जी की पूरी स्पीच पढ़ी।
पहली लोकसभा से लेकर के आखिरी उनके टर्म तक अच्छा, का। मैं सोचता आप पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। नहीं, हिरेन मुखर्जी मेरे बहुत आदर्श में से। हिरेन मुखर्जी तो बहुत बड़ा नाम है, वो अलग किस्म की चीज़ है। वो तो कहना चाहिए जमात ही नहीं है, तो अब उस पर क्या चर्चा। लेकिन वो जो पूरा दौर जो लैंग्वेज छोड़ गया था उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सर जैसे हिरेन मुखर्जी की बात हुई तो मुझे नारायणन साहब और वाजपेयी के बीच में भी पत्राचार की हाँ, बात समझ में आती है। क्या आज हम उस तरह के पत्राचार की उम्मीद करते हैं? नहीं। क्या इंटरेक्शन की उम्मीद पत्राचार तो दूर आपने हाँ, कह दिया, interaction। उस शब्द को थोड़ा तोड़ देता हूँ, उस तरह का आचार। आचार भी पत्राचार छोड़ दीजिए, आचार भी नहीं है। मतलब अब तो ये मुश्किल है कि अगर आपने अपोजिशन के या अपोजिशन ने किसी, जैसे मेरे जीवन में कई अवसर आए, कोविड पे जब मेरा स्पीच हुआ तो मुझको उस समय के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने आके, बीजेपी के मिनिस्टर्स ने बधाई दी और कहा कि ये कलेक्टिव फेल्यूर। कलेक्टिव, ये हम सब का की ओर से तुम बोले। ऐसे कई अवसर आते हैं और वो क्षण मुझे बेहद अच्छा लगता है पार्लियामेंट का, जब कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड आपकी बात सुनी जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पार्लियामेंट का मौसम बदलना चाहिए। ये ना बदलने वाला मौसम सा हो गया है, बहुत फ्रिजिड, बहुत हॉट, मतलब एक साथ लू और सर्द हवा साथ में एक चल साथ रही चल है, रही है, तो वो ये अच्छा है, उचित नहीं है। अच्छा लगता है। लेकिन प्रेसिडेंट की बात ही आपने की, तो प्रेसिडेंट पर जिस तरह की चर्चा होती रहती है, इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत चर्चा। एक सवाल जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को लेकर बहुत चलता रहा जब धनखड़ साहब रहे, सुप्रीम कोर्ट को लेकर चलता रहा, सुप्रीमेसी को लेकर। आपका सब्जेक्ट, प्रिय सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी से सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी क्या है? नहीं, देखिए, मुझको लगता है ना कि ये बहुत ही गंभीर सवाल है हाँ। हमारे जैसे मुल्क के लिए, जहां मैं अभी भी मानता हूं कि हमारी संस्थाएं बहुत मजबूत हैं, लेकिन इनको और एक बेहतर आर्किटेक्चर हासिल करना है। तो उसमें कोई भी चीज़ एपिसोडिक हमें नहीं तय करनी चाहिए कि आज ही तय कर लो कि बेसिक फीचर हमारे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के क्या सोच है या सुप्रीमेसी किसकी है। मैं समझता हूँ अरेंजमेंट कई दफ़ा डोमेन ट्रेसपासिंग होती है जुडिशरी की ओर से एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में, या कई दफ़ा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की ओर से जुडिशियल इसमें, और वो क्षण रिपब्लिक के लिए अच्छा क्षण नहीं होता है। लेकिन डोमेन ट्रेसपासिंग तो परसेप्शन का भी शब्द है। हाँ, परसेप्शन का है, लेकिन डोमेन ट्रेसपासिंग कई दफ़ा हो जब जाता है। आप पार्लियामेंटेरियन हैं, मान लीजिए हैं भी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी तो वो आपके लिए डोमेन ट्रेसपासिंग हो सकती है। और मनोज झा साहब पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पे जो अभी हंगामा हुआ बहुत पिछले दिनों, तो वो पार्लियामेंट की ट्रेसपासिंग है। ये तो परसेप्शन है, ट्रेसपासिंग इज नॉट द करेक्ट वर्ड। एक छोटा उदाहरण देता हूँ और वही हम चाहेंगे कि खत्म करें। 28 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक वर्कर्स के वेज से रिलेटेड एक मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने उससे आगे बढ़ते हुए ट्रेड यूनियन पे भी टिप्पणी की कि ट्रेड यूनियंस विकास में अवरोधक है। अब ये मुझ जैसे व्यक्ति, और मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों लोगों को गले से नहीं उतरेगा जिसने इस देश में ट्रेड यूनियन का इतिहास पढ़ा। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उससे पूर्व वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और क्रमशः इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एंड सो मेनी थिंग्स। ये तब तक हासिल नहीं होता जब तक ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जड़ न बनाई होती। तो ये टिप्पणी मुझको लगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट पे भी ट्रेसपासिंग समझते हैं। देखिए, उसमें अब देखिए, उसमें एक आपका मतलब वही आपका हाँ, मैं समझ गया। उसमें अब जैसे पहले एक व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट, पहले तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट बीच में सुप्रीम कोर्ट वाला अरेंजमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस था सर, अरेंजमेंट था, केवल एक ऑब्जर्वेशन था। नहीं, बीच में ये ऑब्जर्वेशन था ही नहीं, ये अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी। वो तो 4 दिन की बात है, 4 दिन की चांदनी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट्स हो
तो सर ये भी ऑब्जर्वेशन दैट वाज नॉट द डिसीजन हाँ, और observation सुप्रीम था। कोर्ट। तो वो कहता है कि आप सीजीआई को रखें, और उसके बाद मनोज झा साहब ने मिलकर बिल पास कर दिया, और फिर मनोज झा साहब कहते हैं कि नहीं ये तो ये ठीक उतना नहीं। सहज और आसान नहीं है। मैंने जब कहा कि जब ये अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बताई गई, क्या आवश्यकता थी? क्योंकि देखिए, आज की ही मत सोचिए, कल को किसी और की सरकार होगी। मैं किसी भी सरकार किसी भी सरकार, नहीं, हम किसी भी जनरल बात कर नहीं, रहे हैं। किसी भी सरकार को यह अख्तियार नहीं होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में 2 और 1 हमेशा अलग रहे। प्राइम मिनिस्टर है, एक सीनियर मिनिस्टर है और एक एलओपी है, कभी भी हो पाएगा। उससे बेहतर है कि आप उसको उसका दायरा ऐसा करिए, क्योंकि आमतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उम्मीद होगी कि वो बैलेंस्ड व्यू लेंगे। सर आप तो रोजाना सीजीआई के फैसलों पर, सीजीआई के नहीं, बयानों रोजाना पर, नहीं, रोजाना मतलब नहीं। बहुत सारे मामलों नहीं। पर हम लोग सवाल करते नहीं, हैं। सवाल करते लेकिन हो। इसको समझिए, नहीं, वो सवाल इसको दूसरे पक्ष की तरफ से समझिए कि 75 साल तो आप अपनी पर्चियों से, अध्यक्ष की पर्ची से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते रहे। आपको तो वो भी याद होगा कि जब आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया सेशन साहब को और उन्होंने परेशान किया, तो आपने एक दिन में बदल कर उसके मल्टी मेंबर में नहीं, इलेक्शन कमीशन बना दिया। मैं कह रहा हूं कि और फिर आप अपनी पर्ची से लिख दिया नाम मनोज झा नहीं, इलेक्शन कमिश्नर, विजय जी, तो मनोज विजय झा जी, इलेक्शन विजय जी, कमिश्नर हो गए। इन्हीं सी चीजों के मद्देनजर इतनी लंबी बातचीत के बाद आशा ये है कि एक विसंगति का उदाहरण देकर के दूसरी विसंगति को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि विसंगति मुक्त व्यवस्थाएं बनाने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि पास्ट में अगर कुछ हुआ तो उसको प्रेसिडेंस की तरह कोट मत करिए। आइए मिलकर नया बनाते हैं, ताकि कोई भी तो जब ये आप नया जब बन रहा था तब ये सारी डिबेट उसी तरह से चलती। और फिर नहीं, डिबेट बात तो क्या है चली सर, थी। इसको देखिए ना, रेफरेंसेस देखिए कि एक तरफ तो आप कॉलेजियम पर सवाल खड़े करते हैं, एक तरफ कहते हैं सीजीआई साहब आ जाए, और सीजीआई साहब नहीं, जब देखिए, प्लेसेज आप ऑफ वर्शिप दोनों- एक्ट नहीं, में नहीं। बहुत सारी बातें सर, मैं नहीं, एक मैं बात आपको और बता रहा निवेदन कर हूं। दूं। नहीं, जब सीजीआई साहब रिटायर होते होते प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में एक स्पेस बना दें, नहीं, तो आप परेशान देखिए, होते। आप एक बात जान लीजिए, अगर आप ये चाहेंगे कि डेफिनेटिव आंसर इनका दूं, दुनिया की कोई भी चीज मेरे मुल्क में संविधान ने मुझे ये ताकत दी है, और मुझे ही नहीं करोड़ों सबको दिया। भारतवासियों को ताकत दी है कि किसी भी संस्था की तुम आलोचना कर खुद मैं इसको ऐसे नहीं, भी नहीं, कहता हूं कि पूरी- कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ही नहीं, व्यवस्था है कि नहीं, उस पर सवाल खड़े किए हाँ, जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, एजेंसी और पर। थोड़ा मैंने वीके कृष्णा अय्यर को खूब पढ़ा जी तो कंटेम्प्ट पे भी उनके विचार पढ़े हैं। जी मेरे पास 2 किताबें हैं उनको। मैं पूरी तैयारी के साथ कहता हूं कि इन सवालों को पूछना कंटेम्प्ट नहीं है। हाँ, कंटेम्प्ट मैं सुप्रीम कोर्ट, देश में अक्सर ऐसा होता है कि डार्क टनल में रोशनी की उम्मीद होती है। उस रोशनी की उम्मीद को अगर मैं जुगनू बनता देखूंगा तो कष्ट होगा, मैं सवाल करूंगा। रोशनी होगी, अच्छा लगेगा। अगर मेरी सरकार का व्यवहार निंदा योग्य है, आलोचना योग्य है, वो करूंगा। देखिए, एज अ सिटीजन हम ऑर्केस्ट्रा टीम में नहीं है, ना जुडिशियरी के, ना एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। ना ट्रेजरी के, ना अपोजिशन के। आप अपनी बात कह पाए, जो चीजें बुरी लगती हैं उस पर टिप्पणी होती है। मैं ट्रेड यूनियन वाला उदाहरण, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में मैं ज्यादा नहीं कह, मैं पिटिशनर हूं। वो अभी बड़ा मैंने एक मामला है, आर्टिकल, उस पर चर्चा नहीं हो रही, मैं तो कह रहा हूँ मैंने एक कभी हम आर्टिकल उस पर चर्चा करेंगे, वो बड़ा मैंने एक आर्टिकल लिखा है उस पर, और उस पर विस्तार से मैं सोच रहा हूं, फिर किसी दिन और। लेकिन कॉलेजियम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। नो, आई बिलीव, लेकिन कोई पार्लियामेंट तो खड़ी नहीं हुई एनजीएसी को, जब आपने खारिज कर दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप दोबारा कर नहीं लेते। सर, आप अगर देखिए मेरे नहीं, मैं जीरो कह रहा हूं, ये सरकार, ये पार्लियामेंट दोबारा कानून बना नहीं, देती। मेरे 0 आवर है, मेरे स्पेशल मेंशन है इस पर एनजीएसी को लेकर के, और जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट्स में भी वही रेनबो रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है, तो वो उसके लिए कोशिश होगी। चलिए, एक सवाल छोटा सा कर लेते हैं बस। ये आपकी किताबों को लेकर, फिल्मों को लेकर मुझे हैरानी हो रही है कि सारी फिल्में हैं, ये सब क्रांति है एक तरह की। कौन ये सी? इसमें सब जो फिल्में हैं, जिन फिल्मों लगभग फिल्में वो हैं नहीं, जैसे देखिए, जो सवाल ही खड़े करती नहीं, हैं। ये है फरहा, पैलेस्टीन की है, ये सलीम लंगड़े पे मत रो, ये नसीम, वो जख्म है, इधर भीड़ है, कमल हसन की है, साहब की है, पुष्पक है, द आयरिश मैन है। तो दायरा बढ़ता गया, इसमें एंटी वियतनाम वॉर फिल्म है, एंटी नाजी फिल्म हाँ, है। तो वही कह रहा हूँ ना, तो वो
कहीं चिंगारियां हैं फिल्मों में भी, एंटरटेनमेंट से ज्यादा हाँ, चिंगारियां। मतलब सम टोटल ऑफ हु आई एम एंड व्हाट आई एम। और किताबें आप लगभग। गांधी भी रखते हैं, फोटो भी मैं देख रहा, गांधी भी रखते हैं, अंबेडकर भी रखते हैं। हाँ, और बल्कि गांधी आप अम्बेडकर आप के साथ- नहीं, आप अगर उधर चलिएगा तो बाद में दिखा दूंगा। अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने एक फ्रेम बनाया हुआ गांधी, अंबेडकर, नेहरू एक साथ है, एक साथ एक वो साथ तो है। और तीनों बल्कि कभी साथ रहे नहीं। नहीं, सुनिए तो, अभी मैंने टेलीग्राफ में एक पीस भी लिखा था कुछ दिन पहले, काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन के आधार पर। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इन लोगों में तो बड़े डिफरेंस थे, जी। गांधी, नेहरू, अंबेडकर। मैंने कहा थे, हाँ। 40s में थे। 2026 में पृथ्वी पे आएंगे ना, साझा मोर्चा बनाएंगे तीनों मिलके। आप तो कह रहे थे पूना पैक्ट पर भी साथ हो जाएंगे गांधी हाँ, अम्बेडकर, ऐसे बयान तो मत दिया कीजिए। मैं बोल चुका हूँ इस पर। आप ऐसा कभी मानते हैं? किसी दिन बात होगी इस पर विस्तार से, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत Thank थैंक you, यू, आपने विजय जी। वक्त निकाला, मजा आया आपके साथ बात Thank करके। you, विजय। प्रोफेसर साहब के साथ क्लास में थोड़ा सा अच्छा लगता है।